मैं हूं अमीश देवगन, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा इस बेहद खास शो ये देश है हमारा में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी किसके राज में हमारा मुल्क, हमारा देश महफूज है। लेकिन इस मुद्दे पर हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े भी किए हैं। कारगिल में पाकिस्तान को धूल भी चटाई है और मोदी राज में दुनिया भर में उसे अलग थलग भी कर दिया है। लेकिन पिछले 4 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद रही। बॉर्डर पर आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भी हुआ। उरी का बदला लेने के लिए हमारे वीर सैनिक पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, यानी 56 इंच वाली पॉलिसी अपनाई गई। और देश के भीतर कोई बड़ी आतंकी, ईश्वर का शुक्र है, खुदा का खैर है कि देश के भीतर कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। तो क्या माना जाए, हम अब महफूज हैं या फिर महफूज नहीं है? क्योंकि ये देश है हमारा, इसलिए आज का विषय है कि कितने महफूज हैं हम। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। ये भारत की धमक थी। पड़ोसी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा गया। ये सरकार का मजबूत इरादा था। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अटल युग के करगिल विजय और सफल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक बार फिर दुश्मन देश को साफ संदेश मिला कि वो भारत को हल्के में लेने की भूल ना करे। तो वहीं सरकार बनते ही 2015 में भी भारत ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया भर में कड़ा संदेश दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले कभी नहीं बच सकते। तो चीन जैसा देश जो हमेशा भारत को धमकाने की कोशिश करता है, डोकलाम में उसे भी मुंह की खानी पड़ी। डोकलाम मामले पर चीन को पीछे कदम हटाने पड़े। अब आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। - 2014 से पहले ये मंजर आम था। कभी किसी शहर में धमाके तो कभी ट्रेन में धमाके। मोदी सरकार आने के बाद आतंकियों पर नकेल कसी गई। आज देश का नागरिक खुद को महफूज महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या फिर रोहिंग्या, इन लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए भी मोदी सरकार ने कमर कस रखी है। प्रथम दृष्टि से 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हुए और चिन्हित होने के साथ ही ये दिग्गी राजा से लेकर सब राहुल बाबा एंड कंपनी राज्यसभा में काहू 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 करने लगे। अब 2019 में ये आपको तय करना है कि किसके राज में आप ज्यादा महफूज हैं। प्रधानमंत्री मोदी का देश के दुश्मनों के लिए 56 इंच का सीना होने का दावा कितना सही है, आपको उस हकीकत से अब रूबरू कराते हैं। क्या सही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, या फिर गलत कहती है? 2014 से पहले देश के किसी भी शहर में बम धमाके होना आम बात थी। ट्रेन हो या भीड़भाड़ वाले बाजार, मंदिर हो या मस्जिद, आए दिन निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, यानी आपको अपनी जान गंवानी पड़ती थी। मुंबई में 26/11 का हमला हम अभी तक नहीं भूले हैं, और कैसे भूलेंगे कि कैसे आतंकियों ने मासूमों को बंधक बनाया था। दिल्ली में दिवाली से एक दिन पहले बम धमाके हुए थे। त्योहारों से पहले मन में अजब सी दहशत हो जाती थी और वो घर कर जाती थी। पिछले 4.5 साल में बॉर्डर इलाकों को छोड़ दे तो देश में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है।
ये खुदा का शुक्र है, ईश्वर की नियामत है। बांग्लादेशी नागरिक हो या फिर रोहिंग्या घुसपैठिए, सरकार इन्हें देश से बाहर कर रही है तो गलत क्या है? क्योंकि कल को यही लोग आपके रोजगार, अस्पताल और स्कूलों में आपका ही हक छीनेंगे। देश की अखंडता के लिए भी ये घुसपैठिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। और अब देश हित के लिए, ये देश है हमारा में आज कौन दो बड़े मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता राशिद अल्वी साहब है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, पेशे से वकील भी है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के ओजस्वी प्रवक्ता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। और देश की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए इस देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ है, उनका भी स्वागत है। और सामने है जनता जनार्दन, आप अपने लिए भी जोरदार ताली बनाइए, क्योंकि ये देश है हमारा। सबसे पहला सवाल राशिद अल्वी साहब आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि जब डेली आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि ये देश कितना महफूज हुआ है पिछले 4.5 साल में, बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड कहती है कि हां मजबूती है। आंकड़ों की रिपोर्ट कार्ड कहती है कि देश में कोई बड़ा आतंकी हमला जिसमें नागरिकों की जान गई हो वो नहीं हुआ है। आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा आपसे कि ये पता नहीं आंकड़े आपके पास कहां से आ गए जी। जिन आंकड़ों की बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं। कश्मीर जल रहा है। कश्मीर के अंदर क्या ये आतंकवादी वाकयात नहीं हो रहे? हर रोज कुछ ना कुछ होता है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर कितने बड़े बड़े, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी मैं लेकर आया हूं। ये बताइए आप मुझे कि इस सरकार के अंदर 3 साल के अंदर 800 से ज्यादा इंसिडेंट हुए, 800 से ज्यादा, 744 लोग मारे गए, 471 टेररिस्ट मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग 201 मारे गए। ये मेरे पास 3 साल का रिकॉर्ड है। क्या आप इसे नहीं मानते कि ये आतंकवादी थे? पाकिस्तानी लोग घुसते हैं, हमारे घर में आते हैं। पठानकोट पंजाब के अंदर क्या करके गए? वो आतंकवादी हमला नहीं था। और उसके बाद इस सरकार ने आईएसआई के एजेंट्स को बुलाया। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये दूरदर्शिता है सरकार की। एक तरफ वो आके हमला करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी वो करेंगे और जाके कहेंगे कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। मोदी जी तो कहा करते थे, ये सारे लोग जानते कि हम पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब दें। ये वो जबान जो मोदी जी बोल हमारी सरकार के अंदर। मैं वो भी आंकड़े लाया हूं कि 2013 में हमने हिंदुस्तान कहां छोड़ा था। आपसे पूछता हूं बहुत अदब के साथ और इन सब लोगों से, इंदिरा गांधी ने जी इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े मैंने बोला 2 टुकड़े करें। 1 मिनट, अभी आपका समय 90 सेकंड का खत्म हो गया, फिर मैं आपको आगे समय दूंगा। एक जुमला पूरा कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी, क्विकली। कभी इंदिरा गांधी ने कहा कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है? कभी कांग्रेस कहा कहती कि थी इंदिरा इस बात गांधी को। को जाता है? कांग्रेस कहती थी कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा। है कांग्रेस ने कभी नहीं कहा इंदिरा गांधी ठीक के है। जमाने ओके, में। सुधांशु त्रिवेदी, ये बात ठीक है। आज हम कहते ठीक है, हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल, आप हमने इंदिरा गांधी तोड़ा पर था भी और जवाब 2 हिस्से दीजिएगा। कर दिए। 90 सेकंड का वक्त है, 90 सेकंड मैंने राशिद
एसपी को दिए, उन्होंने 90 सेकंड थे, 5 सेकंड ऊपर लिए, लेकिन आपके पास 90 सेकंड का समय है। मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, कांग्रेस की रिपोर्ट कार्ड के अंदर अब फिलहाल पास भी नहीं हो रहे। देखिए, एक यथार्थ है कि जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के जो 4 जिले हैं उनमें हुई घटनाओं को छोड़कर शेष भारत में कहीं भी, आप याद करिए पिछली सरकार के दौरे हुकूमत में, दिल्ली में बम विस्फोट, जयपुर में बम विस्फोट, नागपुर में बम विस्फोट, काशी में बम विस्फोट, उत्तर प्रदेश के न्यायालय परिसरों में अनेक, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वहां बम विस्फोट, गया में बम विस्फोट, पटना में बम विस्फोट, बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के अंदर वारदात, 26/11, हैदराबाद, क्या क्या नहीं हुआ। आप बताइए, क्या ऐसी कोई घटना आपको कहीं भी इस कार्यकाल में दिखाई पड़ी? दूसरा उदाहरण देता हूं, नक्सल आतंकवाद भी एक बड़ा आतंकवाद है। नक्सली आतंकवाद से प्रभावित सबसे बड़ा जिला दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सभा हो गई, कितने बड़े आश्चर्य का विषय है, पिछली सरकार की रिजीम से देखें। और दंतेवाड़ा में एक जगह है चिंता गुफा, जिसको नक्सल कहते हैं ये हमारी राजधानी है, वो कहते हैं यहां सरकार का अस्तित्व नहीं है, और गृह मंत्री चिंता गुफा का दौरा कराए। ये तभी संभव था यदि आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सका। और आतंकवाद के नियंत्रण के लिए मैं कहूंगा 3 चीजों की आवश्यकता है, तकनीक, नीति और राजनीति। तीनों पे अगर स्थिति स्पष्ट हो, एक वाक्य सिर्फ कहूंगा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से पीड़ित देशों की श्रृंखला में, जहां पर आतंकवादियों को लेकर टीवी पर बहस होती है और 2 प्रकार के विचार दिए जाते हैं ना। ये इंग्लैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चाइना, कहीं ऐसा नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ओके ओके, ठीक है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। मैं के सिन्हा का रुख करूंगा, लेकिन अलवी साहब ने कई इंपॉर्टेंट बातें बोली, लेकिन जवान कितने शहीद हुए, मैं एक आंकड़ा दे देता हूं। 2017 में 80 जवान शहीद हुए, 2018 में ईश्वर का शुक्र था सिर्फ 43 जवान शहीद हुए, 2013 में जब कांग्रेस का शासन था तो 53 जवान शहीद हुए थे। लेकिन आतंकी कितने मारे गए ये बताना जरूरी है। 2013 में मारे गए थे 67, 2015 में 108, 2017 में 213 और 2018 में 110 तो आतंकियों को मारा गया। के सिन्हा, आपने दोनों दौरे हुकूमत में, अलवी साहब की दौरे हुकूमत में और सुधांशु त्रिवेदी की दौरे हुकूमत में, आपने इस देश के अंदर सिक्योरिटी का, डिफेंस का जायजा लिया है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड, खास तौर पर अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में देखें, तो पासिंग मार्क्स के साथ पास होती है या बेहतर नंबरों के साथ पास होती है, या फिर फेल हो जाते हैं नरेंद्र मोदी? अमीश जी, देश की जो सुरक्षा है एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा। जब हम आप ये डिबेट कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कोई घटना घट जाए, 90 सेकंड आपके पास। हाँ, ये डायनेमिक प्रोसेस है। मगर जब मैं बेंचमार्किंग करता हूं तो जो 2008 से लेकर के 14 तक और फिर 14 के बाद आज का, 2008 में 26 से 11 हुआ, उसका कोई, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26 से 11, उस समय उसका रिस्पॉन्स हमने पाकिस्तान को नहीं दिया। हमारी सेना तैयार थी, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने ले लिया था डिसीजन, मगर हम पीछे हट गए। पर मैं कहता हूं 2014 के बाद क्या हुआ, केवल एक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी डेवलपमेंट हुई है। हमने भी देखा, पठानकोट हुआ, यूरी हुआ, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक रिस्पांस दिया है, एक तगड़ा रिस्पांस दिया है। राफेल की डील, जिसमें कि एयरफोर्स हमारी पीछे जा रही है, कमजोर पड़ रही है, 2008 से 7 से बात हो रही है ना, हमारी राफेल नहीं आए। केवल अभी मैं मानता हूं कि एक जो हमारी वायुसेना के अंदर भी जो ताकत आ रही है, वो एक डिसीजन का बहुत बड़ा प्रोसेस है। और ये सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं मानता हूं, यदि आप इस आंकलन में जाएंगे तो आप देखेंगे कौन पास है कौन फेल। मैं नहीं कहता पास फेल का बात नहीं है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहेगा, देश की सेना रहेगी, देश की सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। हम इस प्रोसेस को देखें और इसके ऊपर मैं पूरी जवाब जो दे रहा हूं, मैं ये कहता हूं आपके सामने, आप डिसीजन लीजिए। मैं अलवी साहब आपके पास आ रहा हूं। जब हम कश्मीर की बात करते हैं,
निश्चित तौर पर जवान शहीद हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी दोहरी हुकूमत थी, तकरीबन 67 के करीब जवान मारे गए। 2015 में यह आंकड़ा माफ करिए 53 जवान मारे गए। 2015 में आंकड़ा कम हुआ 39, 2017 में काफी बढ़ गया 80, 2018 में 43 अभी तक ये जो हमारे पास आंकड़े हैं। उसके बाद ये जुलाई तक के आंकड़े हैं, लेकिन आतंकी भी तो ज्यादा मारे गए, आप ये भी तो देखिए। एक अजीब बात है, आतंकवादी मारे गए लेकिन हमारे नौजवान, हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं। सुषमा स्वराज जी का बयान इन सबको याद होगा कि एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। आज क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान आता है, हमारे सोल्जर्स को शहीद करके चला जाता है। जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है। पिछले 3 साल के अंदर बिल्कुल 439 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन 201 हमारे सिपाही मारे गए। 2013 में जब हमने कश्मीर और सत्ता छोड़ी थी तब 170 इंसिडेंट्स हुए थे, और आपने ठीक कहा 53 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए थे और 67 मिलिटेंट्स मारे गए थे। जी, आप ये शायद भूल जाते हैं कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तब भी बीजेपी की सरकार थी, और सरकार चली गई। एक मिनट, वो सरकार चली गई थी। हमारी भी सरकार चली। अटल जी की सरकार हार गई थी। देखिए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, अटल जी की सरकार हार गई। यानी इंटरनल सिक्योरिटी पे उस सरकार में कुछ कमी थी। मैडम, आपका सवाल किससे है? और मेरा सवाल दोनों राजनेताओं से है। जब भी कोई देश में बड़ी आतंकवादी घटना घटती है तो सरकार एक काम करती है, कड़ी निंदा करना, और दूसरा कड़ा कदम उठाना। मुझे ये बताइए कदम सरकार के कैसे हैं? कड़ा कदम और ढीला कदम के अंतर बताइए, ताकि ये दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे देश में। ठीक, अच्छा सवाल है। जवाब मैं एक जवाब, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा ये कि तो सवाल संसद आपका पर सरकार आक्रमण से है। हुआ था, संसद पे आक्रमण हुआ, जो सबसे भयानक हमला माना जा सकता है कि देश की संसद पे हमला हो गया। उस हमले का मास्टरमाइंड कौन था? अफजल गुरु, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने डेथ सेंटेंस देते हुए क्या लिखा? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है। मगर उसके बाद जब लोग उसके लिए दिल्ली में दौड़ लगाते हैं कि साहब इसको फांसी न दी जाए वरना कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, और ये करने वाले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी रीजनल पार्टीज नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब आते हैं यहाँ पे, और 7 साल फांसी रुकी रहती है। और उसके बाद जब फांसी दी जाती है तो मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर कहते हैं अफजल तो हालात का मारा था। और उसके बाद कुछ लोग आके यहाँ नारा लगा देते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उनको प्रत्यक्ष या मौन समर्थन मिल जाता है। लेकिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे सात साल क्यों रुकी रही? जब जेएनयू में नारा लगा तो राहुल गांधी कन्हैया कुमार की बगल में जाके खड़े हो गए। देखिए, ये भी हुआ, देखिए, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सुनिए, ये भी हुआ, सुनिए। जी। जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया? सरकार आपकी है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। कोर्ट उनमें से से बेल पे बाहर बोलो। हुए? बिल्कुल नहीं हुए। कन्हैया कुमार गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार हुए, कोर्ट में केस चल कन्हैया रहा है। कुमार ने नारे लगाए थे? कन्हैया क्या कन्हैया कुमार ने नारे लगाए गिरफ्तार थे? हुए? सवाल आ रहा है। आप इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और हमारे ऊपर सवाल। सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। जी, सवाल क्या सवाल आपका? मेरा सवाल राशिद अलवी साहब से है। चलो कांग्रेसी बोलते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, चलो बनने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का गृह मंत्री बोलता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये लॉजिक समझ में नहीं। पूर्व गृह मंत्री बोलते हैं, तो इसका खंडन भी नहीं करते हैं कांग्रेसी? 10 बार देखो, इसका 10 बार तो हमने खंडन किया। और आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में एक बात सोचो, 65 की लड़ाई हमने लड़ी, पाकिस्तान को सबक सिखाया। 71 की लड़ाई हमने लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सिवाय जबान का इस्तेमाल करने के पर ये तो बीजेपी सरकार नहीं बोल कोई रही। काम नहीं करती। ये तो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री बोल रहा है। आपसे मैं पूछता हूं, बार बार आप ये एक्सप्लॉइट करते हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है। क्या आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं? रोहिंग्या को लेकर भी ऐसी सियासत चल रही है कि आप पूछो मत। हमारा देश नहीं हो गया, धर्मशाला हो गया। दुनिया भर को लाओ, बिठाओ, खिलाओ, अपने लोगों को मरवाओ, और उसके बाद इनको भगाने के बारे में बाद में सोचेंगे। क्यों रोहिंग्या को लेकर हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन इंडिया में आया है, चाहे वो अभी जम्मू में हो, चाहे वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर है, चाहे वो आप कलकत्ता के अंदर है। रोहिंग्या के आज अब तो केरला भी जा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस ने रोहिंग्या का नाम बांग्लादेशी दे दिया गया है, और बांग्लादेशी बड़ी मूवमेंट रोहिंग्या की हो रही है। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। आपके घरों में वो मेड सर्वेंट के काम कर रहे हैं। सिन्हा साहब,
55-56 मुस्लिम देश हैं। रोहिंग्या को कोई भी शरणार्थी बनाने को तैयार नहीं है, किसी को नागरिकता देने को भी तैयार नहीं है। हमने तो 7 रोहिंग्या भी सिर्फ भेजे हैं। बांग्लादेश प्रधानमंत्री गए थे, क्या वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात की कि इन बांग्लादेशियों को वापस लो? क्या हम इस अच्छा, मुद्दे 7 को उठा रोहिंग्या रहे? को तो भेजा भी हो कि सुधांशु जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। 30 सेकंड में सुधांशु मेरा अगला मैं सवाल। जवाब देना चाहता हूं। हम कह रहे हैं कि आप निकाल दीजिए, कौन मना कर रहा है? देखिए, यही क्यों अंतर नहीं है। निकालते आप यही अंतर रोहिंग्यास को भी निकालिए है। और उनको भी कांग्रेस में आए निकालिए। परिवर्तन को देखिए। इंदिरा गांधी जी क्लियरली कहती थी एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। BBC के इंटरव्यू और में राहुल देखा। गांधी आगे कहने लगे सारे घुसपैठिए हमारे। सवाल। इलेक्शन के पास आते ही रोहिंग्याओं के को भगाने की क्यों बात हुई? पहले आने ही क्यों दिया गया देश के बिल्कुल अंदर? ठीक आप कह रही हैं, इनसे पूछिए और ये जिनका- बात। सुधांशु जी। एक मिनट, जिनके देश ने उनको निकाला है, क्यों निकाला? उन्होंने इतना गंद मचाया होगा तभी उन्होंने मजबूर होकर अपने देश से निकाला, और अब इलेक्शन आया है तो पास में निकालो। बिल्कुल आप नहीं, ठीक है, ये इनसे दोनों पे, आप पूछिए। पे भी सवाल है, इन पे भी सवाल है। सुधांशु 4.5 जवाब। साल क्या कर रहे थे आप? जी, अब चुनाव जवाब। आया तो रोहिंग्या ठीक है, ज्यादा- रोहिंग्या को क्यों नहीं निकालने की वापस बात हुआ? अब हो रही है, ये पहले से हो रही हम है। पहचानना शुरू कर दें तो उतने पे दिल में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए फिर हम ही चला ठीक? रहे हैं सरकार। अरे हम नहीं, अरे हमने हम ही तो चला रहे हैं। पहचाना। आपने बताया हमने पहचाना और हमने एक खेप बाहर लौटा भी दी। छोटी खेप ही सही, एक किस्त वहां उनको वापस पहुंचा भी दी। मगर मुझे यह समझ में नहीं आता है, ये जो दिल में दर्द की बात नहीं। आप बताइए, जैसे अभी आपने 3 यूनिवर्सिटीज के नाम लिए, आप दुनिया में बताइए, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, और मैं कभी आपने सुना किसी यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों का नमाजे जनाजा पढ़ा जाता हो? सिर्फ भारतीय में क्यों होता है? इसलिए यह विषय भारतीय राष्ट्र का है, भारतीय व्यवस्था का है, सिर्फ राजनीतिक दल का नहीं है। यह विषय ऐसा है कि उसे याद करना चाहिए। क्या ऐसा क्या हुआ है? एक मिनट, जी, मैं बात क्विकली पूरी कर क्विकली दूं। क्विकली। वो ये होना चाहिए कि सन 62 की लड़ाई थी, तब वो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस पर प्रतिबंध लगाया था, उसने इस कदर कंधे से कंधा लगा के सरकार का साथ दिया कि उन्होंने 26 जनवरी की परेड में बुलाया। सन 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब आरएसएस ने इतना साथ दिया कि सर्वदलीय बैठक में बुलाया। सन 71 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो अटल जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर भूरी भूरी प्रशंसा की इंदिरा जी की। सन 95 में जिनेवा में प्रस्ताव लेके आया तो अटल जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए उसका नेतृत्व करते गए और पूरा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। बस ये अंतर है, जब आप राष्ट्र को सोच के चलते ऐसा हैं क्या हुआ और है? जब आप राजनीति को सोच के चलते हैं। के सिन्हा 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि राष्ट्र हित और देश हित के मुद्दे पे, क्योंकि ये देश है हमारा, उस मुद्दे के ऊपर सरकार एक तरफ खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ खड़ी होती है, और इस देश के लिए जो जरूरी होता है, जो अनिवार्य होता है, उस पे राजनीति की छिछाली फेंकी जाती है। देखिए अमीर जी, कुछ ऐसे चीज अब चल पड़ी है सिक्योरिटी को लेकर के। पहले मेरा सवाल मैं तो जी हाँ, absolutely। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ है? जब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पनपता है किसी भी देश में, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या चाइना हो, तो देखिएगा लोग मिर्जाफर पैदा होते हैं हर एक समय। इतिहास को उठा के दीजिए, यदि आप देखेंगे तो मैं एग्जाम्पल दूंगा। यूएसएसआर में गर्बाचौप एक आया था, वीक लीडर, उसकी प्रशंसा होती थी कि उसको नोबेल प्राइज मिले। क्या हाल हुआ? यूएसएसआर का टुकड़ा हो गया, रशिया बन गया। पुतिन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि अभी फिर से आपको पता होगा 2 देश फिर जुड़ गए हैं रशिया के साथ। उसने मिलाया है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का हर एक। तो आप क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है इसीलिए इस तरह की बात है? मैं बीजेपी और कांग्रेस में नहीं पढ़ता हूं। कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थी, और राजीव गांधी जो मालदीव के अंदर में, मालदीव में भी सेना गई थी ना हमारे गयूम के अगेंस्ट में, श्रीलंका में भी गई थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर निकले थे। मगर कुछ सालों में कांग्रेस ने ऐसे वीक लीडर्स पैदा किए हैं जो कि अपने देश के लिए ही नहीं, बाहर से भी खतरा पैदा करवाते हैं। ठीक है, ठीक। तो एक ये चीज मैं समीक्षा करता हूं, ना तो मैं इनका हूं ना इनका हूं, मैं देश का हूं जी, मैं देश की बात करता हूं। ठीक है। तो आज एक स्ट्रॉन्ग लीडर उभरा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लीडर उभरा है, इसीलिए तकलीफ हो रही है आलवी साहब। देखिए, एक तो मैं कहूंगा, आपने कहा कि राजीव गांधी ने माले के अंदर जाके घर में घुस के वहां पे मारा था। इंदिरा गांधी की भी तारीफ करी। इंदिरा गांधी जी, वो लीडरशिप है, इंडिया में लीडरशिप है। अच्छा, राहुल गांधी में वो शक्ति दिखती है आपको? अब मेरी बात अभी सुनिए। बढ़ रहे हैं, हो सकता आ जाए, मैं नहीं कहता। देखिए आज तो नहीं दिखता, हो सकता आ जाए। उनको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। अभी तो इनका नेता राहुल गांधी है। देखिए, राहुल गांधी देश के अभी प्रधानमंत्री नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जो बात आपने अभी कही, राजीव गांधी की आपने तारीफ की कि माले के अंदर जाके उन्होंने ठीक कराया आर्मी के अंदर। आज माले के क्या हालात हैं?
नरेंद्र मोदी क्यों नहीं भेज रहे फौज वहां पे? इतने हालात वहां के कभी खराब नहीं रहे जितने आज हालात हैं। क्यों नहीं आप वो कदम उठा रहे जो राजीव गांधी ने उठाया था? अरे भाई, हमारे एक बार जवाब देना चाहिए। हमारे अलवी साहब हमारे समझदार व्यक्ति हैं। एक मिनट, अरे हमारे चेहरे पे हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो। हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या? हाँ, अब इन्होंने जो बात कही, आईना दिखाने की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा भाई, उस समय मालदीव में जानते क्या हुआ था? एलटीटी के सैनिकों ने जाके सीधे कब्जा कर लिया था। और आज जो आप कह रहे हैं वो तो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी से धीरे 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 जो अंदर बढ़ना शुरू हुआ है, वो आपके जमाने से आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसके लिए फौज नहीं उतारी जा सकती, फौज उतारी गई थी। अब मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक नहीं 3-4 काम हुए थे उनके जमाने में। 2 आपने बताए, श्रीलंका में फौज गई थी, जब सामदुरंग चू घाटी में अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौज आई थी, सियाचिन पे हुआ था। पर अलवी साहब, एक बयान दिखाइए भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का उस जमाने में जिसने रत्ती भर भी इधर उधर की बात कही हो। और आज सैकड़ों बयान होते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ लाओ। आज हम ये देश की सर्जिकल बात कर रहे हैं और मैं स्ट्राइक देश का है, एक ये सब किसान क्या हूं है और भाई? किसान के ही पुत्र उस जगह देश की रक्षा करते हैं, बिल्कुल। और मेरा सवाल आपसे है कि आप बार बार रोहिंग्या की देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आपके पास पावर है, पावर में हो, पूरी मेजोरिटी में हो, उसके बाद भी तुम विपक्ष पे राहुल का नाम लेकर हल्ला मचाने, जनता की आवाज को दबाने का काम करते हो। आप चाहो तो एक दिन में भग सकते हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय बीजेपी सरकार में लिए, रोहिंग्या को भगाना कितनी बड़ी बात। अरे भाई, हम तो भगा रहे हैं, यही तो समस्या है। तो दूसरों के दिल में क्यों दर्द होता है? मगर जो पाकिस्तान से आए हिंदू सिख, उनको भगाने के लिए तैयार है और रोहिंग्या को गले लगाने को तैयार है। हम दोनों काम कर रहे हैं। हमने उनको भी वीजा दिया है, लॉन्ग टर्म वीजा दिया, वो ज्ञानू राज्यसभा में हमने दिया, और रोहिंग्या को हमने भगाया। हम दोनों काम कर रहे हैं, और हम कुछ काम ऐसे भी कर रहे हैं जो किसी राजनीति वाले को पता नहीं है। जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे भाई सुन तो लीजिए जनाब, आप शायद बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही 37 साल से नहीं हुआ था, तो तमाम जगहों पे सीमा ही निर्धारित नहीं थी, तो घुसपैठ बहुत आसान थी। हमने आकर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट फाइनल किया है, अब वो निर्धारित हुई। दूसरा, पाकिस्तान की सीमा के ऊपर जहां कहीं पर बर्फ पड़ जाती है, उसके बाद तो बर्फ के ऊपर से चल के वो लोग आ जाते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके लेजर वॉल्स बनाई है, जिनका अभी गृह मंत्री ने जाकर शुरू उद्घाटन किया। तीसरा, आपको पता है ISIS का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में तो भारत में, पर सबसे कम ISIS में इन्वॉल्वमेंट है, नगण्य है। स्टूडेंट का सवाल ले लेते हैं। सर, अर्बन नक्सलाइट्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर क्यों राजनीति हो रही है? क्या आपके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है? अलवी साहब, 24 अप्रैल 2017 जी, 25 CRPF के जवान हमारे मारे गए नक्सल मूवमेंट के अंदर। 11 मार्च 2017 12 हमारे सोल्जर्स मारे गए नक्सल मूवमेंट के अंदर। दिसंबर 1 2014 बीजेपी की सरकार है, 14 CRPF के लोग मारे गए। 11 अप्रैल 2014 7 पुलिस वाले मारे गए। मार्च 11-15 सिक्योरिटी के लोग मारे गए। और मई 13 के अंदर जब VC शुक्ला जैसा बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी के 8 बड़े नेता वापस आ रहे थे, दिल्ली में इनकी सरकार, वहां पे इनकी सरकार उन लोगों को बम से उड़ा दिया। मैं क्विकली बताना चाहता हूं, नक्सली घटनाएं 2009 में 2258, 2014 में कम होकर 1091, 2018 में कम होकर 15 मई तक के आंकड़े हैं 354 नक्सली हमलों में मौत। आपके दौरे हुकूमत में 960, 908, 2014 में 310 और 2018 15 मई तक के आंकड़े हैं 97। मैं के ना, हम नक्सलियों और अर्बन नक्सल में एक फर्क ये रखते हैं कि नक्सलियों को पता लग जाता है, अर्बन नक्सलियों का पता जब लगता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। क्विक रिएक्शन। देखिए, आपने जो आंकड़े दिए, देखिए आंकड़ों के यदि आप गिनवाएंगे तो सिक्योरिटी की रिव्यू करेक्ट नहीं होगी। मैं आपको गिनवाता हूं आंकड़े क्या होते हैं। पहले जो नक्सलवाद था वो 26 जिलों में सीमित हो गया था, वो घट करके अब 9 जिलों में बच गया है। ये आंकड़े हैं। शहादत की बातें मत कीजिए, शहादत देने के लिए हम लोग बने हैं, क्योंकि जब हम कार्रवाई करेंगे तो शहादत होगी। तो शहादत को ये आंकड़े गिनवाएंगे तो गलत रिव्यू होती है। दूसरी बात मैं जो समझाता हूं, एक जो सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेंड अभी बना है वो है अर्बन नक्सल, जो मैम का क्वेश्चन था, उसमें इजाफा हुआ है और पहली बार
उस पे गाज गिरनी रोना शुरू हुई। विल्सन प्रधानमंत्री को मारने की जी हाँ, चिट्ठी उसमें- सामने आती है। उसमें इफाजा ठीक हुआ। है। नहीं, जी, इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। यंग स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं। मैं सर अभी एक आप लोगों ने सवाल- खूब बोला, अब इनको बोलने दीजिए। 10 सेकंड में सवाल पूछिए। आखिर मोदी विरोधी दलों को रागियों या बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों है कि उनको निकाले जाने पर उनको तकलीफ होती है? इंडिविजुअल आदमी क्या कहता है वो इनकी पार्टी में भी कहते हैं और हमारी भी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसको कंट्राडिक्ट कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए ओके क्विकली 10 सेकंड। कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत बयान रहते हैं। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि कश्मीर अलग होना चाहिए, व्यक्तिगत बयान है। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब, ये व्यक्तिगत बयान है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, व्यक्तिगत बयान है। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, हिंदू आतंकवाद, व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी एज पर विकीलीक्स कहते हैं हिंदू आतंकवाद खतरा है, वो व्यक्तिगत बयान है। तो भैया कांग्रेस में व्यक्तिगत क्या है और समष्टिगत क्या है, यही समझना बहुत बड़ा पर अलवी साहब ये सब कुछ नहीं कहते। देखिए समय का अभाव रहता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आपकी बात को मैं आपकी बात से करता हूँ। आपने बोला नेशनल सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर हम भाजपा या कांग्रेस की क्यों जाते हैं? बस यहीं पर मैं बात को खत्म करता हूं। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंत में अब चलते चलते बात होगी देश हित की। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के दुश्मनों के लिए 56 इंच का सीना रखता हो, जिसके राज में आप बिना दहशत और बिना डरे चैन की सांस ले रहे हो, विदेशी घुसपैठियों से आपको सुरक्षित रखा जाएगा, तो ये आपको तय करना है कि आप किसके राज में ज्यादा महफूज हैं। ये निर्णय हम आप पर सोचते हैं, लेकिन सोचिएगा जरूर, बिल्कुल सोचिएगा। 1 मिनट का समय इस पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये देश है हमारा। जय हिंद, नमस्कार।